हम लोग ने पहले लेक्चर में डिस्कस करी थी कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म को। पहले पार्ट में मैंने कुछ आपको इसका एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया था स्टार्टिंग में। तो अब इसको आगे पढ़ते हैं। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर, फेडरलिज्म के ऊपर। तो आगे चलते। इट हैज़ बीन फैसिलिटेटेड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द 14 and 15 फाइनेंस कमीशन। द 15 फाइनेंस कमीशन हैज़ रिकमेंडेड एन एनहांस्ड शेयर ऑफ स्टेट्स इन द सेंट्रल डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ फ्रॉम 32% टू 42%। यानी 14 और 15वें फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया है। उसने क्या दिया 14वें फाइनेंस कमीशन ने कि शेयर स्टेट्स को बहुत ज़्यादा परसेंटेज मिलना चाहिए है। किस चीज़ में? जो टैक्स और ड्यूटीज सेंट्रल डिविजिबल पोल ऑफ टैक्स और ड्यूटीज़ का 32 से 42% को बढ़ाना चाहिए, माने 10% बढ़ाना चाहिए। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इस चीज़ को प्रॉम्प्टली 15-16 के फाइनेंशियल ईयर में इम्प्लीमेंट कर दिया। द 15 फाइनेंस कमीशन ऑन इन इट्स रिपोर्ट फॉर द पीरियड फ्रॉम 21-22 to 25-26 maintained a higher devolution proportion after adjusting 1% to provide for the newly formed union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh from the resources of the center. The commission has recommended a devolution of 41% of the central taxes to the state. यानी 15वें फाइनेंस कमीशन ने इसका अपने रिपोर्ट में, जो कि 21-22 का रिपोर्ट 21-22 से 25-26 का रिपोर्ट था, उसमें हर डिवोल्यूशन परसेंटेज को मेंटेन किया और एडजस्ट करने के बाद 1% नया बना जो यूनियन टेरिटरीज़ है जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, वो 1% एडजस्ट करने के बाद कमीशन ने रेकमेंड किया कि 41% का डिवोल्यूशन जो है सेंट्रल टैक्सेस का वो स्टेट को मिलना चाहिए। द हिस्टोरिक मूव एस्टेब्लिश्ड अ डिसेंट्रलाइज्ड फिस्कल आर्किटेक्चर एंड ड्रास्टिकली अल्टर्ड द कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनियन ट्रांसफर टू स्टेट्स। ये जो मूव है इसने इस्टेब्लिश किया एक डिसेंट्रलाइज्ड फिस्कल आर्किटेक्चर को इस्टेब्लिश किया और ड्रास्टिकली चेंज कर दिया कॉम्पोजिशन यूनियन ट्रांसफ़र का स्टेट्स में। अ बल्क ऑफ टैक्स डिवोल्यूशन इज़ नाउ फार्मूला बेस्ड रेदर देन ग्रांट्स। जो टैक्स डिवोल्यूशन है वो अब फार्मूला बेस्ड है ग्रांट्स के जगह पर। द हायर यूनाइटेड रिसोर्सेज दस मेड अवेलेबल टू द स्टेट ऑफर देन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी इन इनकरिंग एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन देयर प्रायोरिटीज। Changed fiscal architecture has also been accompanied by major changes in the mode of planning and design of fiscal transfer. डिवोल्यूशन जो है फार्मूला बेस्ड हो गया ग्रांट्स के जगह पर। जो जितना भी यूनाइटेड रिसोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा तरीके से ज़्यादा परसेंटेज में राज्य सरकार को देने लगे और जिसके राज्य सरकार के पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने लगी और ऑटोनॉमी आने लगी एक्सपेंडिचर करने के लिए अपने प्रायोरिटीज़ के बेस पर। नीति आयोग harbinger of cooperative fiscal federalism. In a bold move, the government of India in January 2015 abolished the Planning Commission and constituted Niti Aayog. The Aayog has been a proponent of cooperative federalism. This while Planning Commission, an extra constitutional body, was established in 1950. It made grants to states to support their 5-year plans. The increasing role of the Planning Commission was undermining the role of the constitutional mechanism of finance commissions. यानी जो नीति आयोग जो बना, तो पहले क्या हुआ था 2015 में जो प्लानिंग कमीशन था वो चल रहा था 2015 तक, तो उसको एबोलिश किया गया और नीति आयोग को बनाया गया। जो आयोग है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रोपोनेंट की तरह काम करने लगा। ये बातें हो गई। आगे लेक्चर्स में आगे इसी टॉपिक के बारे में नेक्स्ट पार्ट में आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो हम लोग बात करें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में। जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उसको 2015 में अबोलिश कर दिया गया। प्लानिंग कमीशन की जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, नीति आयोग का गठन किया गया जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का प्रोपोनेंट बना। जो प्लानिंग कमीशन था वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, यानी वो संवैधानिक बॉडी नहीं था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, जिसे कि 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था। वो ग्रांट्स देते थे राज्य सरकारों को अपने पंचवर्षीय योजनाओं को सपोर्ट करने के लिए। प्लानिंग कमीशन का जब जैसे जैसे रोल बढ़ रहा था तो वैसे वैसे ही फाइनेंस कमीशन का रोल कम होते गया। नीति आयोग स्ट्राइव्स टू evolve the shared national vision with the active involvement of states. The Ayog has provided a platform where states act together in the national interest and thereby fosters cooperative federalism. नीति आयोग एक डेवलप किया, एक शेयर्ड नेशनल विजन डेवलप किया राज्य सरकारों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ,
और आयोग ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहां पर राज्य सरकार राज्य सरकार जो है वो नेशनल इंटरेस्ट के साथ काम कर सके और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाया जा सके। A corollary to the abolition of the planning commission was removing the distinction between the plan and the non-plan expenditure from 17-18. This was replaced by the university accepted practice of classifying expenditure as revenue and capital. यानी ये रिप्लेस किया, दिस वाज रिप्लेस्ड बाय द यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड प्रैक्टिस ऑफ क्लासिफाइंग एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एंड कैपिटल. Rationalization of centrally sponsored scheme based on the recommendation made by the subgroup of chief minister constituted by Niti Aayog. The union government in 1617 effected a major rationalization of the centrally sponsored scheme. The rationalization was a long pending demand of the states. The number of centrally sponsored scheme was reduced to 28 umbrella schemes constituting of 6 core of the core schemes, 20 core schemes and 2 optional schemes. Further, the medium-term framework for centrally sponsored scheme and their sunset dates were made co-terminus with the finance commission cycle. Centrally sponsored scheme का rationalization जो भी नीति आयोग ने बनाया था चीफ मिनिस्टर्स के सब ग्रुप ने जो रिकमेंडेशन दिया उस बेसिस पर यूनियन गवर्नमेंट ने 16-17 में एक मेजर रैशनलाइजेशन लगाया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के ऊपर. रैशनलाइजेशन एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था राज्य सरकारों का. जो रैशनलाइजेशन नंबर ऑफ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का, जो बहुत सारे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थे उनके नंबर को 28 अम्ब्रेला स्कीम्स में रिड्यूस कर दिया गया, यानी 28 स्कीम्स बना दिया गया. बहुत सारे स्कीम्स थे उनको रिड्यूस करके 28 स्कीम्स बना दिया गया, जिसमें 6 कोर से भी कोर स्कीम 6 थे. 20 कोर स्कीम्स था और कोर का भी कोर था 6, तो 26 हो गया. 2 ऑप्शनल स्कीम्स 28 स्कीम में ले आया. फर्दर मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर CSS and their sunset dates were made co-terminus with the finance commission cycle. Introduction of GST. Introduction of the GST is one of the most important structural reform in the indirect taxation scheme, and it has fundamentally redefined federal fiscal relations. Implemented on 1 July 2017, GST has fostered cooperative fiscal federalism. State government taken together have been assigned weightage of 2/3 of the total votes in the GST Council. यानी इम्प्लीमेंट किया 2017 में जीएसटी ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को आगे बढ़ाया. राज्य सरकार जो है वो उनको 2/3 टोटल वोट्स, यानी 2/3 3 भाग का 2 भाग का, जो 3 भाग अगर कर दिया एक चीज़ का तो उसमें से 2 भाग वेटेज राज्य सरकार को दिया गया. तो 2/3 वोट्स जो है उनका वेटेज राज्य सरकार को दिया गया जीएसटी काउंसिल में. वी हैव ऑप्टेड फॉर डुअल जीएसटी फ्रेमवर्क. This means that transaction of goods and services attract 2 levies, CGST and GST. GST has subsumed several central and state taxes. It has also expanded the taxation power of the state, given them a broader tax base. यानी बहुत सारे टैक्सेस जो एक्स्ट्रा टैक्सेस थे, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज टैक्सेस, CST, वैट, वो सारा कुछ किया गया जीएसटी में समाहित हो गया. तो जीएसटी ने बहुत सारे राज्य के टैक्सेस और केंद्र के टैक्सेस को सब्ज्यूम कर लिया, और टैक्स बेसिस जो थे, टैक्स का जो ब्रॉडर टैक्स बेस दिया स्टेट राज्य सरकारों को. कोऑपरेशन टू बूस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन स्टेट्स. द COVID-19 pandemic have a devastating impact on the economies globally. The pandemic, which hit us in early 2020, had dried up revenue collection in the state. On the other hand, the demand for revenue expenditure had soared. Consequently, capital expenditure, which has a high multiplier growth, was declining sharply. According to various studies, capital expenditure has a multiplier effect of 2.45 in the short term and 4.8 in the long term. जो COVID-19 पेंडेमिक ने डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट डाला इकोनॉमीज पर ग्लोबली. कोविड-19 पेंडेमिक का डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट था सभी अर्थव्यवस्था पे वैश्विक स्तर पर. पेंडेमिक जो 2020 में हिट किया था उसने रेवेन्यू कलेक्शन को सुखा दिया राज्य सरकारों के. ऑन द अदर हैंड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो डिमांड था वो भी कम होने लगा. कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका कि मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है और जो ज़रूरी है एक इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वो बहुत ही धड़ाम से गिरने लगा.
तो बहुत सारे स्टडीज़ के अनुसार कैपिटल एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर इफेक्ट है, 2.5 गुना इफेक्ट है शॉर्ट टर्म में, और 5 गुना के करीब इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में, यानी 2.45 टाइम्स इफेक्ट है और 4 शॉर्ट टर्म में, और 4.8 टाइम्स इफेक्ट है लॉन्ग टर्म में. So, in the true spirit of cooperative fiscal federalism, the Union government developed an innovative scheme titled Special Assistance to States for Capital Expenditure in 2021. Despite fiscal constraints, an amount of rupees 12,000 crore were allocated under the scheme, and an amount of 11,820 crore was released to states. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फिस्कल फेडरलिज्म के स्पिरिट को के साथ में केंद्र सरकार ने एक इनोवेटिव स्कीम डेवलप करी, स्पेशल असिस्टेंस, स्पेशल हेल्प राज्य सरकारों को कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2021 में. फिस्कल कॉन्स्टेंट्स के अलावा भी एक अमाउंट 12,000 करोड़ का एलोकेट किया गया स्कीम में, और एक अमाउंट 11,830 12,000 का रिलीज किया गया राज्य सरकारों को. This assistance was provided as 50 years interest free loan. 50 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन था, 12,000 करोड़ रुपया. राज्य सरकार were allowed to incur expenditure under the scheme on new capital projects. यानी नए कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर वो ये पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑनगोइंग कैपिटल प्रोजेक्ट्स पर पेंडिंग बिल्स को क्लियर करने के लिए. राज्य सरकार के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी थी प्रोजेक्ट्स को चूज करने के लिए अपने लोकल जरूरतों के अनुसार. फंड्स प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम बीइंग इंटरेस्ट फ्री एंड लॉन्ग टर्म इन नेचर डू नॉट इम्पैक्ट द डेट सस्टेनेबिलिटी ऑफ स्टेट्स. क्योंकि वो इंटरेस्ट फ्री था, लॉन्ग टर्म था नेचर में, तो ये डेट सस्टेनेबिलिटी जो थी राज्य सरकारों को वो इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे. ऑन द डिमांड ऑफ स्टेट्स द स्कीम वाज कंटिन्यूड इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22. तो 20-21 में स्टार्ट किया था, तो 21-22 में भी इसको डिमांड जो था आने की वजह से राज्य सरकारों की तरफ से ये स्कीम को कंटिन्यू किया गया. विथ एन एलोकेशन ऑफ 15,000 करोड़ रुपया डाला गया था 21-22 में. आउट ऑफ दिस 14,186 करोड़ वर रिलीज्ड इन टू द स्टेट्स. 14,186 करोड़ राज्य सरकार को दे दिया गया. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ दिस स्कीम डिजाइन एंड prompt release of funds and a lot of appreciation from the state government. So in the pre-budget consultation 22-23, the state unanimously urged the Union Finance Minister to continue and expand the scheme. तो ये जो प्रॉम्प्ट तरीके से रिलीज हुआ, तो ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया सब राज्य सरकारों ने. तो इसके लिए 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में भी ये चीज़ अर्ज किया यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, urged the Union Finance Minister, the state unanimously urged the Union Finance Minister to continue and expand the scheme. यानी वापस से ये स्कीम को कंटिन्यू करते रहे और एक्सपांड करें, बढ़ाएं. और in the spite of cooperative fiscal federalism, the Union government accepted the demand of state and allocated an amount of 1 लाख करोड़, यानी 12,000 से 15,000 और अब 1 लाख करोड़ रुपया एलोकेट कर दिया है राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए. द स्कीम वाज रीनेम्ड एज अ स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस to states for capital investment, while a major chunk of 80,000 crore was allocated to the state as per the 15th Finance Commission formula of devolution of central taxes, and 20,000 crore were set aside to provide incentive to facilitate citizen-centric reforms in state. यानी जो स्कीम था उसको रीनेम करके स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर 2 स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट नाम रख लिया गया. पहले क्या नाम था इसका? पहले नाम था स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर. अब ये नाम हो गया स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया और स्कीम आगे लग गया. स्पेशल असिस्टेंस का जगह फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, और यहाँ था स्पेशल असिस्टेंस. तो यही नाम हो गया. कौन से फाइनेंशियल ईयर में भाई? 22-23 में. तो जिसमें कि 80,000 करोड़ रुपया वो राज्य सरकारों को दिया गया 15वें फाइनेंस कमीशन के डिवोल्यूशन, सेंट्रल टैक्सेस के डिवोल्यूशन के फॉर्मूला के बेसिस पर, और 20,000 करोड़ रुपया रख दिया गया अलग से इंसेंटिव देने के लिए सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स, राज्य में सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म को आसान बनाने के लिए. 7 फरवरी 2023 में कैपिटल प्रोजेक्ट्स जिसका कि वैल्यू था 84,480 करोड़ रुपया अप्रूव हुआ इस स्कीम में अलग अलग राज्यों में. तो ये बातें हो गई. आगे नेक्स्ट और आगे बताएंगे. अभी आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 84,480 करोड़ रुपये 7 फरवरी 2023 में
कैपिटल प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है। कैपिटल प्रोजेक्ट का वैल्यू 84,480 करोड़ रुपए का इस स्कीम अंडर द स्कीम इन अलग अलग राज्यों में। वंस अगेन इन द प्री बजट कंसल्टेशन 23-24 the state chief minister and finance minister voiced a strong demand for the continuation of the scheme. The union government not only accepted their demand but also surprised them by proposing a huge allocation of 1.3 lakh crore under the scheme for the financial year 23-24। यानी एक बार फिर से 23-24 फाइनेंशियल ईयर के लिए प्री बजट कंसल्टेशन जब चल रहा था तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर, राज्य सरकारों के, राज्य के जो मुख्यमंत्री सब हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सब लोगों ने बहुत बड़ा डिमांड का स्ट्रॉन्ग डिमांड रखा कि ये स्कीम कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने न सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि सरप्राइज कर दिया उन लोगों को कि 1 लाख करोड़ पहले दिया, अब 1.5 लाख करोड़ के आसपास, मतलब 1.25 लाख 1.30 लाख करोड़ रुपये अब देंगे, 1.30 लाख करोड़ रुपया देंगे इस स्कीम पर फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। द गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम्स issued by the Ministry of Finance promptly after presentation of the budget not only aim to pushing capital expenditure in the state but also endeavor to facilitate a citizen-centric reform and achieve certain national priorities which include urban planning reforms, financial reforms in urban local bodies, incentives for scrapping of old vehicle, construction of a unity mall in each state, augmenting the housing stock for police personnel, setting up physical libraries in each gram panchayat and municipal ward। यानी ये जो गाइडलाइन था स्कीम का वो इशू किया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बजट प्रेजेंट करने के तुरंत बाद। न सिर्फ इसका एम था पुश करना कैपिटल एक्सपेंडिचर, न सिर्फ इसका एम था पुश करना कैपिटल एक्सपेंडिचर राज्य सरकार के लिए, बल्कि एंडीवर कर रहा था, मतलब कोशिश था कि फैसिलिटेट करे कुछ सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स को और अचीव करे कुछ नेशनल प्रायोरिटीज़। इसमें अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म आते हैं, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ में इंसेंटिव्स होते हैं, ओल्ड व्हीकल्स को स्क्रैप करने के इंसेंटिव्स, कंस्ट्रक्शन करना यूनिटी मॉल का हर एक राज्य में, ऑगमेंट करना हाउसिंग स्टॉक पुलिस पर्सनल का, तो ये सारा कुछ था। सेटिंग करना फिजिकल लाइब्रेरी ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपल वार्ड में। तो हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग फेडरल फील्ड सील्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक। During the COVID-19 pandemic period, Union government responded in the true spirit of cooperative fiscal federalism. In addition to the scheme for financial assistance to states for capital investment, it took a series of measures to make sufficient resources available to state to fight the contagion, effectively boost economic activity and maintain the standard of public service delivery. The borrowing limit of the states was enhanced by 2% of the GDP in 2021. This made available financial resources of up to rupees 4.27 lakh crores to states. It had also set up a special window for borrowing an amount of rupees 1.10 lakh crore in 2021, which was passed on to the state as a back-to-back loan to meet the shortfall in GST compensation. In 2021, the union government raised an amount of 1.59 lakh crore through this window and was made available to the states. Strong federal fiscal shield. स्ट्रॉन्ग फेडरल फिस्कल सील्ड ड्यूरिंग पेंडेमिक, यानी पेंडेमिक के समय में भी केंद्र सरकारों ने कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म का ट्रू स्पिरिट दिखाते हुए फाइनेंशियल जो असिस्टेंस स्कीम जो राज्य सरकारों को कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए जो चल रही थी वो तो चल ही रही थी, उसके अलावा भी एक सीरीज़ चालू किया मेजर्स का, जिसमें कि सफिशिएंट रिसोर्सेज अवेलेबल करवाया गया राज्य सरकारों की वो कंटेजियन को फाइट कर सके, इफेक्टिवली बूस्ट करे, इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेंटेन करे, स्टैंडर्ड जो है पब्लिक सर्विस डिलीवरी का। बोरिंग लिमिट राज्य सरकारों का 2% जीडीपी का 2% से बढ़ा दिया गया 2021 में, और ये अवेलेबल किया गया फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अप टू 4.27 लाख करोड़ रुपया राज्यों के लिए अवेलेबल कराया गया, और एक स्पेशल विंडो बनाई गई बोरो करने के लिए एक अमाउंट 1.10 लाख करोड़ तक 2021 में, और जो कि पास किया गया राज्य सरकारों को दे दिया गया ये विंडो बैक टू बैक लोन के तौर पर कि मीट करे जो जीएसटी कॉम्पनसेशन का जो शॉर्टफॉल हो रहा है उसको मीट करने के लिए। 21-22 में राज्य सरकार ने एक रेज किया एक अमाउंट 1.59 लाख करोड़ रुपया इस विंडो से, और वो अवेलेबल करा दिया गया राज्यों को। इपीलॉग, द अनाउंसमेंट इन द यूनियन बजट 23-24
and a bucket of initiative taken in recent year depict the Union government's unwavering quest to promote cooperative fiscal federalism in India. India is likely to move faster on this path in the coming years, with greater fiscal flexibility and expanding fiscal space. States will provide multiple and faster engine for growth and transforming India in the Amrit Kal. तो ये सारा कुछ हो गया हमारे इस बारे में, फिजिकल फेडरलिज्म के बारे में. So thank you so much. This is Lakshya Loya signing off. If you like my videos, please share, like, subscribe and hit the like button. Support the channel.